नमस्कार, रात के 10 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। वक्त हो गया है आपके अपने शो घंटी बचाओ का। घंटी बचाओ मतलब जनता की आवाज है, और ये जो शो है इसमें हम सिर्फ वही मुद्दे उठाते हैं जिनका सीधा सरोकार आपसे है। देखिए, सरकार या प्रशासन जहां भी ये अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम होते हैं, हम वहीं पर सवाल उठाते हैं। और आज बात एक ऐसे मुद्दे की करने जा रहे हैं जिसे हर कोई अभी तक तो नजरअंदाज कर रहा था, लेकिन खेत में अपना खून पसीना बहाने वाला किसान इस मुद्दे से परेशान है। उत्तर प्रदेश में चुनाव का वक्त आया तो आवारा पशुओं की अब काफी चर्चा हो रही है। हर पार्टी उन किसानों से हमदर्दी भी जता रही है जिनकी फसलें आवारा पशु बर्बाद कर देते हैं। लेकिन सवाल यह कि यह हमदर्दी पिछले 5 साल में कहां थी? पिछले 5 साल में क्यों नजर नहीं आई? जब किसानों की लहलहाती फसलें एक झटके में जानवरों ने रौंद दी, तब क्यों नहीं इस समस्या का हल निकालने की कोशिश की गई? आज हम आपको दिखाएंगे उन किसानों का दर्द जिनकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। हमारी रिपोर्ट देखिए और किसानों को भगवान भरोसे छोड़ने वालों की घंटी जरूर बजाइएगा। नंबर है 8422840000। जनता पार्टी ने 5 साल पहले जो कहा वो करके दिखाया। ये जो छुट्टा जानवर वाली जो समस्या है, इसको सुलझाने का काम हुआ नहीं हुआ। गौएं जो है तो बहुत परेशान करती हैं गैया। क्या करें, अन्ना जानवर जो है फसल को खा रही है। ये हम जानते हैं कि खेत को कौन खा जा रहा है। गौ माता को कटने नहीं देंगे, लेकिन अन्नदाता किसानों की फसलों को भी नुकसान नहीं होने देंगे। आज कह रहे हैं कि हम छुट्टे जानवर की समस्या सुलझाएंगे, तो फिर 5 सालों से सो रहे थे आप। हर बेसहारा गाय के लिए गौशाला बनाएंगे। जो बाबा जी बता रहे थे कि हम उत्तर प्रदेश को सुधार देंगे, किसानों की मदद कर देंगे, वो अपने प्रिय जानवर को भी नहीं पकड़ पा रहे। यूपी के किसानों को छुट्टा जानवरों से हो रही दिक्कतों को हम गंभीरता से ले रहे हैं। तो क्या यूपी के चुनाव में अब बुलडोजर पर बुल भारी पड़ने लगा है? बुल यानी वो सांड जो किसानों के खेतों को रौंद कर तबाह कर देते हैं। क्योंकि तरह तरह के चुनावी जुमलों के बीच अगर आवारा पशुओं का मुद्दा हर नेता की जुबान पर है, तो ये समझना मुश्किल नहीं कि उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए ये कितनी बड़ी समस्या है। गाय वो सब खा जाती हैं, गेहूँ, सरसों सब खा जाए, सब गन्ना कतई बिल्कुल होने ही नहीं देती है। बहुत ज्यादा भगाते तो होगे? भगाते हैं, हमारे पापा तो खेती में लेटते हैं। पशु आते बाबूजी, गन्ना खाते, आलू खाते, सरसों खाते, गेहूं खाते, सब अवतार काटे वाला मानते, जब भी नहीं मानते तोड़ के आ जाते हैं। आवारा जानवर बड़ी समस्या है, बहुत ज्यादा। यहाँ छुट्टा सार से बहुत पीड़ित हैं लोग। अब तक विपक्षी नेता ही आवारा पशुओं को लेकर योगी सरकार पर लगातार तीखे हमले कर रहे थे। अखिलेश यादव अपनी हर चुनावी रैली में इसे लेकर सीएम योगी पर तंज कर रहे थे। लेकिन अब आधे चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी को भी अपनी रैलियों में आवारा पशुओं का मुद्दा हल करने का भरोसा देना पड़ रहा है। मैं आपकी इस चिंता को पूरी तरह समझता हूँ और मैं आपको बताता हूँ, मैं रास्ता खोज करके लाया हूँ। दरअसल यूपी के जिन इलाकों में अब चुनाव बाकी है, वहां आवारा पशुओं का मुद्दा इतना बड़ा है कि वो वोटों की फसल भी चर सकता है। एबीपी न्यूज ने ऐसे तमाम जिलों में जाकर पड़ताल की जहां के किसान जानवरों के कारण अपने खेत और फसल के खराब होने से खासे परेशान हैं। यूपी के किसानों को छुट्टा जानवरों से हो रही दिक्कतों को हम गंभीरता से ले रहे हैं। हमने रास्ते खोजे हैं दोस्तों। 10 मार्च को आचार संहिता समाप्त होने के बाद, नई सरकार बनने के बाद योगी जी के नेतृत्व में उन सारी नई योजनाओं को हम लागू कर देंगे भाइयों।
आजकल मटर, गेहूं और सरसों ये ऐसी फसलें हैं जो सबसे ज़्यादा बोई जा रही है, और इन फसलों में सबसे ज़्यादा गेहूं और मटर को जानवर नुकसान पहुंचाते हैं। और इन्हीं जानवरों से बचाने के उपाय क्या हो सकते हैं, इस खेत को देख के समझिए कि ये लकड़ी के बाड़ लगाए गए हैं, इसके बाद लोहे के तार लगाए गए हैं, और ये जो मचान आप देख रहे हैं ये मचान रात को पहरेदारी करने के लिए बनाई गई। और आप देखिए कि ये कटीले तार जो हैं, इन कटीले तारों को फांद करके किसान आते हैं और रात को यहाँ बैठते हैं। दिन के वक्त भी इस मचान में बैठकर पहरेदारी कर रहे नंदलाल ने हमें बताया कि वो इसी तरह ठंड की रातों में भी यहाँ बैठे रहते थे। अपनी मटर की फसल बचाने के लिए उन्होंने रात रात जाग कर पहरेदारी की, लेकिन मौका पाते ही आवारा जानवर सारी फसल चर गए। इसके कारण हुए नुकसान की बात करते हुए वो अपने आंसू नहीं रोक पाए। 160 रुपये 70 रुपये पसेरी चल रही है। अगर शाम को मटर होता हो तो कम से कम 50,000 रुपये मटर इस खेत में होता। 50,000 का मटर होता और वो सब चर गया। सब चल गया तो बहुत नुकसान हुआ आपको। कुछ बचा कि नहीं कि पूरा बर्बाद हुआ? बड़ा 3-4 हज़ार रुपये मुश्किल के निकल गई। बस होता 50,000 का। शिकायत नहीं करते किसी से? इससे करने खेती के भरोसे ही अपना परिवार चलाने वाले नंदलाल का कहना है कि एक बार नहीं कई बार जानवर इसी तरह उनकी फसल खराब कर चुके हैं। धान लगाए नहीं थे, धान नहीं लगाया था इसलिए चर जाएंगे, तो पड़ा रहा। इसके बाद हमने गेहूं बो दिया। गेहूं बहुत अच्छा, गेहूं बहुत पैदा। अरे ऐसा चर दिया कि इतना इतना रखा है, इतना इतना ठूठी। बस अब उसको हमने छोड़ दिया, क्या करें, कोई उपाय नहीं। तो 3 महीना 4 महीना मेहनत करते हैं और एक रात में पूरी मेहनत खत्म। पूरी नंदलाल दुखी भी है और नाराज भी। उनका कहना है कि अगर यही हाल रहा तो न खेती बचेगी न किसान। और ऐसा सोचने वाले वो अकेले किसान नहीं हैं। इस गांव में हमने जितने भी किसानों से बात की, सबने ये कहा कि आवारा पशु उनकी फसलों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं। ये जो व्यवस्था करती है इससे जानवर रुक जाते हैं? रुकती भैया कम है, बचावत है, रुकत है, बहुत कम रुकत है। लेकिन लाग है फसल, जब दिन भर बैठत है तो यहाँ बच जाते हैं। घर का काम छोड़ के दिन भर खेत में बैठना पड़ता है। हाँ। सब जानवर इधर उधर सब खा रहे हैं, सब आदमी खेतों में और सड़कों पे पड़ा है, रात दिन रात बचाता है। ये उछल जाते हैं, फिर उस पार निकल जाते हैं। रात 12-12 1-1 बजे ले लोग बैठते हैं टार्च ले, क्या करें, मजबूरी सामने भाई, कहाँ चले जाएं आप लोग, हम लोग। अब इस खेत को देखिए। लेखराज ने यहाँ गेहूं की फसल लगाई थी, लेकिन फसल उगने से पहले ही आवारा जानवरों का हमला हो गया। मैं इस वक्त एक गेहूं के खेत में हूं और ये जो खेत है, इस पूरे खेत को आवारा पशुओं ने खराब किया है। लेखराज जी मेरे साथ हैं, ये समझाएंगे। लेखराज जी ये बताइए, ये जो खेत है, ये शहर के लोग शायद नहीं समझ पाएंगे कि ये खराब किया गया है। अगर इसको लोगों को समझाना हो तो कैसे बताएंगे कि ये खराब हो गया खेत? देखिए, ये खेत जो चर गया, ये गेहूं का पेड़ है, ये नीचे से चला, अब चर गया यहाँ पर से। अब इसकी जो बाली निकल नहीं रहा है वो चर गई, तो अब दोबारा बाली इसमें नहीं आएगी। अब ये तो पौधा बेकार होकर नष्ट हो गया। अब जितने पौधे हैं सब ये चर गए, ये सब बेकार, इसमें अब बाली नहीं आना दोबारा। आवारा पशुओं की इस समस्या के लिए ज्यादातर किसान सरकार और प्रशासन को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन कुछ का कहना है कि जो किसान अपने जानवरों को खुला छोड़ देते हैं, उनकी भी उतनी ही गलती है। इन लोगों का कहना है कि अगर गौशालाएं बनी होती तो शायद ये समस्या इतनी बड़ी न होती। अगर मान लो इनकी व्यवस्था होते तो अगर गौशाला बनी होती तो इतनी बड़ी समस्या न होती। इन खेतों में ये जो गड्ढे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे गड्ढे आवारा पशुओं के पैरों के निशान हैं और ये पूरा खेत इसी तरीके से जानवर ने चरा है और इस वजह से खेत में जगह जगह तमाम सारे गड्ढे बने हुए हैं। कभी रात में, कभी शाम को, कभी भोर में ये जानवर कभी भी आते हैं और इसी वजह से जो किसान या वो रात भर यहाँ सोए भी ना, वो रात भर यहाँ बैठे टॉर्च लेके निगरानी करे और या ज़रा सी झपकी पर उसको हज़ारों का नुकसान सहने के लिए तैयार होना पड़ता है।
और ये हाल तब है जब इन जानवरों को रोकने के लिए किसान इस तरह के तमाम उपाय कर रहे हैं। लगभग हर खेत लोहे की कटीली तारों से घिरा हुआ है। जो किसान लोहे की तारों का खर्च नहीं उठा सकते, वो कुछ इस तरह अपने खेत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन खेतों के चारों तरफ घूम रहे आवारा मवेशियों की संख्या इतनी ज्यादा है कि ये सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। कितनी फसल आपकी जानवरों ने छोड़ी? 3 बीघा साहब ख्यात हम कुछ नहीं रखे, चलो दिखा दे साफ कई दिन एकदम ही सारे वह चल रहा है। कम से कम 20-30 हजार रुपया साहब गरीबी में तो मिलबे कर। बाराबंकी के बाद हरदोई का हाल देखिए। चारों तरफ खेत और बीच में बैठे ये मवेशी। किसानों की जरा सी लापरवाही हुई नहीं कि ये जानवर खेतों में घुस जाते हैं। बाबू खान के साथ यही हुआ। उन्होंने 12 बीघा खेत में गेहूं की फसल लगाई थी, लेकिन जानवरों ने उसमें से आधी से ज्यादा खराब कर दी। आवारा पशु तो बच पाती है? नहीं, इसको भी तोड़ के निकल जाते हैं वो। अच्छा। हाँ, तोड़ के निकल जाते हैं। अब 10-11-12 बीघे में गेहूं बोया हुआ है, आधा सब खा लिया है। मतलब आप कह रहे हैं कि 11-12 बीघे में गेहूं बोया है, उसमें से आधा पशु आवारा पशु आधा खाएगा। इसमें बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है, फसल में बहुत नुकसान होता है। वैसे तो किसानों ने अपनी फसल को आवारा पशुओं से बचाने के लिए इस तरीके से खेतों किनारे बाड़ लगाई हुई है, लेकिन उसकी तस्वीर क्या है ये भी देख लीजिए। जानवर इसके ऊपर से फान जाते हैं और ये कुछ इस तरीके से टूट करके जमीन में गिर जाती है। नतीजा क्या होता है? फसल को होता है नुकसान। किसान कोशिश जरूर कर रहा है कि वो इस तरीके से कटीले तारों की बाड़ लगा करके अपने खेतों को बचा सके, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हो रहा। बात एक ऐसे विश्व संकट की जिसने पैदा कर दी आज की तारीख की सबसे बड़ी दुनिया भर की चिंता। बात सिर्फ अमेरिका या फिर उससे जुड़े जो नाटो देश हैं उन तक सीमित नहीं है। दरअसल बीती रात यूक्रेन को लेकर रूस ने जो कुछ किया है उससे इतिहास बदल गया है, वर्तमान अनिश्चित हो गया है और भविष्य को लेकर तो कई सवाल सामने हैं। कोरोना के बाद दुनिया के लिए सबसे बड़ी अव्यवस्था की वजह बन सकता है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये कदम। भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल ये कि इस बदले हुए हालात में प्रतिक्रिया आखिर हमारी क्या होनी चाहिए, क्योंकि रूस के साथ भारत के सबसे नजदीकी सामरिक रिश्ते हैं और अमेरिका समेत पूरे यूरोप से हमारे आर्थिक और कूटनीतिक रिश्ते भी मजबूत हैं। उससे और बड़ा सवाल यह भी कि यूक्रेन को लेकर रूसी एक्शन के बाद चीन की भारत के खिलाफ हिम्मत कितनी बढ़ने वाली है। ये रिपोर्ट देखिए जरा। पहले अफगानिस्तान में हार, और अब यूक्रेन में रूस की सबसे बड़ी ललकार। पूरे विश्व के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। अमेरिका की बैक टू बैक 2 हार के मायने बहुत बड़े हैं और इन मायनों में सबसे बड़ा मतलब जो समझ आ रहा है वो है चीन के विस्तारवादी तौर तरीकों का भारत पर होने वाला असर। चीन हमारे साथ सीमा विवाद जारी रखे हुए है। भारत के साथ चीन की सीमा 3500 किलोमीटर लंबी है और पश्चिम में पूर्वी लद्दाख से लेकर पूरब में अरुणाचल तक जहां भी हमारी सीमा चीन से लगती है, चीन हर महीने 2 महीने के अंतराल पर वहां कुछ न कुछ सामरिक गतिविधियां कर रहा है, जिससे बार बार बातचीत का सिलसिला नाकाम हो रहा है। पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क और दान्यास्क इलाके को नए देश के तौर पर मान्यता देने के रूस के कदम के बाद चिंता की कुछ लकीरें दिल्ली में भी हैं। चिंताओं की वजह चीन और पाकिस्तान के बढ़ते गठजोड़ के साथ साथ इन दोनों पड़ोसियों की जम्मू कश्मीर समेत भारत के कई सीमावर्ती इलाकों पर मौजूद नापाक नजरें और नीयत को लेकर है। यूं तो
यूक्रेन रूस सीमा तनाव की भारत के सीमा विवादों से कोई तुलना नहीं की जा सकती है, लेकिन मामला जब चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों का हो तो भारत किसी तरीके से एहतियात में कोई कमी नहीं रख सकता। मतलब साफ है, यूक्रेन की दूरी भले ही भारत से हजारों किलोमीटर दूर हो, लेकिन यूक्रेन का दर्द भारत को करीब से समझने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह चीन की ताकत बढ़ रही है, विश्व रणनीति में उसकी हैसियत बढ़ रही है, इसका इस्तेमाल चीन भारत के खिलाफ करने से बिल्कुल नहीं कतराने वाला। ऐसे में अमेरिका के कूटनीतिक पराजय के मायने भारत के लिए एक कठिन चुनौती पैदा कर सकते हैं। चीन और रूस एक सामरिक दृष्टिकोण से बहुत बड़े मित्र हैं, बहुत मजबूत दोस्त हैं, और उन दोनों का दुश्मन अमेरिका है। भारत को अगर इसकी बैलेंसिंग करनी है तो भारत को अपनी आर्म्स सप्लाई के लिए सबसे पहले मेक इन इंडिया और इंडिजिनस रूट पर ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद अमेरिकी आर्म्स सप्लाई और यूरोपियन यूनियन के आर्म्स सप्लाई की ओर अपना रुख करना पड़ेगा, और रूस के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंस है उसको कम करना पड़ेगा। चीन के खिलाफ सैनिक ताकत मजबूत करने के लिए जरूरी सामरिक साजो सामान खरीदने के मामले में रूस भारत की कुल जरूरतों का आधा अकेले पूरी करता है। भारत रूस सामरिक सौदे, रूस से आयात 49%, इजराइल से आयात 13%, फ्रांस से आयात 18% और अन्य से आयात 20%। पूर्वी यूक्रेन के मामले पर भारत की तरफ से आई प्रतिक्रिया शांति के प्रयासों की वकालत करने वाली और बहुत सधी हुई थी। साल 2014 में क्राइमिया के मुद्दे पर भी भारत ने रूस के खिलाफ कुछ भी तीखा बोलने से परहेज किया था। इसकी बड़ी वजह भारत और रूस के बीच पुराने और गहरे रणनीतिक रिश्ते हैं, मगर चीन की रूस के साथ बढ़ती हुई करीबी और पाकिस्तान की तरफ से रूस से नजदीकी बढ़ाने की कोशिशों को लेकर भारत की फिक्र को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। देखिए, दुनिया हैरान इस वजह से है क्योंकि चीन जो है वो यूक्रेन के मामले पर अब तक कुछ भी नहीं बोला है, ना ही उसने नाटो बनाम रूस की इस लड़ाई में अपने पत्ते अभी तक खोले हैं। चीन चुपचाप इस पूरे मामले में अपनी ताकत बढ़ाने के जुगाड़ में लगा हुआ है। उसने अमेरिका के दक्षिण में मौजूद देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने में वक्त और ताकत का पूरा इस्तेमाल किया है। मिला जुलाकर विश्व पटल पर इस वक्त जो सारी स्थितियां पैदा हो रही हैं, चीन उनका इस्तेमाल अमेरिकी वर्चस्व को खत्म करने के लिए कर रहा है। दुनिया का फोकस रूस और यूक्रेन के सीमा तनाव पर है, मगर इसी वक्त का फायदा चीन भी उठा रहा है। दक्षिण चीन सागर में चीन की करतूतों में कोई कमी नहीं आई है। इसका नमूना चीन के नौसेना पोत से ऑस्ट्रेलिया के विमान पर डाली गई लेजर बीम की घटना भी है। जाहिर तौर पर इसने ऑस्ट्रेलिया की चिंताएं भी बढ़ाई हैं और उसने इस पूरे मामले की पूरे इन्वेस्टिगेशन की मांग की है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने इस मामले पर चीन को ऐसी करतूतों से बाज आने की हिदायत भी दी है। I'm very concerned about the actions though of using the lasers. जिस तरह चीनी लेजर ऑस्ट्रेलियाई सर्विलांस को निशाना बना रहे हैं, वो एक तरह की चीन की तरफ से धमकी है। Than an act of intimidation, one that is unprovoked. हम या हमारे दोस्त देश इससे डरने वाले नहीं हैं। Except such acts. चीन को ये सब तुरंत बंद कर देना चाहिए। यूक्रेन की घटना दक्षिण चीन सागर में चीन की हरकतों पर लगाम लगाने के लिए बने क्वाड की स्थिति भी कमजोर कर सकता है। इस क्वाड में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ भारत भी शामिल है। इन 4 देशों में अकेला भारत ही है जिसकी सीमा सीधे तौर पर चीन से लगती है। ऐसे में अमेरिका की कमजोर स्थिति का फायदा चीन भारत को तंग करने में उठा सकता है। ये दबाव बना सकता है भारत इस गुट से बाहर हो जाए। अगर चीन को हमने इस चीज से रोकना है तो हमको अपने सैनिक कैपेबिलिटी को बढ़ाते रहना पड़ेगा। हमें पॉलिटिकल लेवल पर कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि सेनाओं के मनोबल को कमजोरी मिले, और साथ ही साथ डिप्लोमेटिक लेवल पर हमें क्वाड के अंदर और मजबूती लानी चाहिए, जिसके अंदर जापान और भारत और ऑस्ट्रेलिया एक अहम रोल अदा करें।
दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जिस तरीके से पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहांस्क इलाके को, जिन्हें सामूहिक तौर पर डोनबास कहा जाता है, अलग देश के तौर पर अब मान्यता दे दी है, उससे पूरी दुनिया तो हैरान है ही। पुतिन ने इन इलाकों में रूसी सैनिकों को जाने का आदेश दिया है। पुतिन की घोषणा के बाद पश्चिम के देशों की तीखी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। अमेरिका और यूरोप रूस पर कड़े प्रतिबंधों की घोषणा कर सकते हैं। यूक्रेन संकट से जो वैश्विक परिस्थिति बन रही है वो भारत के लिए किसी मुश्किल घड़ी से कम नहीं। ऐतिहासिक रूप से भारत यूक्रेन के मामले में रूस के साथ रहा, लेकिन अब स्थिति 2014 से अलग है। मार्च 2014 में रूसी सेना की मदद से क्राइमिया यूक्रेन से अलग हुआ और रूस में शामिल हुआ। उस वक्त भारत की तरफ से ज्यादा कुछ नहीं कहा गया और जो बयान आए उसमें भी रूस के खिलाफ कुछ नहीं था। 2014 में ही पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेट्स्क इलाके में रूसी बहुल आबादी ने यूक्रेन के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। साथ ही नतीजा ये हुआ कि इन इलाकों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी, जिसका नतीजा 2022 में जाकर सामने आया। रूस के इस कदम से इलाके में शांति वार्ता का अंत हो सकता है। शांति वार्ता के कारण कई सालों से युद्ध विराम लागू था। पश्चिम के देशों को डर है कि पुतिन के इस घोषणा से रूसी बलों को पूर्वी यूक्रेन में घुसने का बहाना मिल जाएगा। रूस की इस घोषणा के तुरंत बाद पुतिन ने एक आदेश पर हस्ताक्षर किया। ये आदेश रूसी सैनिकों को डोनेट्स्क और लुहांस्क के कथित रूप से शांति बनाए रखने के लिए काम करने को कहा गया है। इस शांति बनाए रखने वाले काम में रूसी सैनिक क्या करेंगे, इसे लेकर अभी कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन रूसी सैनिक सीमा पार करते हैं तो विद्रोहियों के नियंत्रण वाले इलाके में रूस आधिकारिक रूप से पहली बार दाखिल होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।